बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS कार्ल विंसन पे किए जाने वाले हौसियों के हमले को अभी 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि एक बार फिर पिछले 12 घंटों में यमनी हौसियों ने हैफा के इलाके पे तबाही फेर दी है। और इस वक्त जो इत्तलात सामने आ रही हैं, हैफा में मौजूद जो इसराइल की एक बहुत बड़ी एयर बेस है जिसको रमात डेविड एयर बेस कहा जाता है, इसराइल के F-16 तैयारों का घर समझा जाता है इस रमात डेविड एयर बेस को। हैफा से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे यानी फिर जुनूब मशरिकी हैफा के नज़दीक ये बेस समझी जाती है, जिस पे हौसियों ने एक भरपूर हमला किया है, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। और न सिर्फ एक हमला बल्कि 12 घंटों के अंदर या चंद घंटों के अंदर अंदर 2 कार्रवाइयां हैफा पे की गई हैं, जिसमें एक तरफ तो रामात डेविड बेस को निशाना बनाया गया है। ये बेस एक तरफ F-16 तैयारों का घर समझा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी फिर जो ड्रोन्स इस वक्त इसराइल ऑपरेट करता है वो भी इस रमात डेविड एयरबेस से उड़ाए जाते हैं। और गजा हो या इसके साथ साथ जितनी भी हॉस्टाइल कार्रवाइयां हो उसके अंदर इसराइली ड्रोन्स इसी एयरबेस रमात डेविड एयरबेस से उड़ाकर वहां पर कार्रवाइयां करता है। गजा के ऊपर इसके साथ साथ लबनान, सीरिया, जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां तक कार्रवाई करता है। और इस वक्त तो एक और खबर भी सामने आ रही है कि आज एक तुर्की का जहाज जो कि इमदाद लेके जा रहा था गजा, उस पे भी जो हमला किया गया है वो जहाज, वो ड्रोन्स इसी रमात डेविड एयरबेस से उड़े थे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो कार्रवाई हौसियों की हुई है पिछले चंद घंटों में, यानी पिछले 12 घंटों के दौरान 2 स्टेटमेंट जारी हुए हैं यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी के। अब जो सबसे पहला स्टेटमेंट था जो कि अब से तकरीबन 12 घंटे पहले आया था, आपको सबसे पहले उसकी तरफ लिए चलते हैं। द मिसाइल फोर्स और द यमनी आर्म फोर्सेस कैरिड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग द इसराइली एनिमीज रमात David Air Base east of the occupied area of Haifa with a Palestine 2 hypersonic ballistic missile. The missile successfully reached its target thanks to Allah while the interception system failed to intercept it. अब इससे पहले भी कई मौकों पे यमनी हौसी इस फलस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को दागते आ रहे हैं और एक दफा फिर यमन से इसी तरह की कार्रवाई की गई है। हैफा के नजदीक रमात डेविड एयर बेस को निशाना बनाया है। और अगर बात की जाए तो F-16 तैयारे इस वक्त इसराइल के आर्सेनल के अंदर जितने भी F-16 तैयारे हैं उनके इस वक्त 5 स्क्वाड्रन जो है वो यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ UAV या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं उनका भी एक स्क्वाड्रन इस एयरबेस पे मौजूद है। और उसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर्स के या अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उसका स्क्वाड्रन भी यहाँ पे मौजूद है। तो उस इलाके को टारगेट किया है यमनी हौसियों ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फलस्तीन 2 जिसका नाम बताया जाता है, जो कि काफ़ी अरसे से यमनी इस्तेमाल करते आ रहे हैं इसराइल के खिलाफ, उसी का इस्तेमाल किया गया है। और फिर आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 10 गुना तेज सफ़र करते हुए ये मिसाइल चंद मिनटों के अंदर यमन से जो है वो हैफा तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि खुदा की मदद शामिल हाल रही इस मामले में, यानी इस ऑपरेशन के अंदर खुदा की मुकम्मल मदद शामिल हाल थी। खुदा का शुक्रिया अदा किया जा रहा है यमनी फौज के तर्जुमान की तरफ से। और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त इसराइल के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे फिर वो डेविड स्लिंग हो, चाहे फिर वो आयरन डोम हो, चाहे फिर वो एरो हो, और इसके साथ साथ जो अमरीकी मुहैया करदा 3rd एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त इसराइल में मौजूद है, ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम फलस्तीन 2 बताया जाता है उसको रोकने में नाकाम रहे। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल रमात डेविड एयरबेस तक पहुंचने में कामयाब रहा। अब अगर इसके पस मंज़र की बात करें, हमने आपको ये भी बताया कि एक तरफ तो ये F-16 तैयारों का मस्कन, उसका घर समझा जाता है। इसके F-16 तैयारों के जो स्क्वाड्रन है जिसमें इसके फर्स्ट फाइटर नामी स्क्वाड्रन F-16C के मौजूद हैं। इसके साथ साथ F-16 जो ब्लॉक D है लेटेस्ट जनरेशन का, उसका स्कॉर्पियन नामी एक स्क्वाड्रन मौजूद है। इसके साथ साथ दी वैली नामी स्क्वाड्रन भी इसराइली फौज के F-16D तैयारों के यहाँ मौजूद रहते हैं। जबकि शैडो हंटर नामी एक UAV या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या ड्रोन्स के स्क्वाड्रन वो भी इस एयरबेस पे पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ एक डिफेंडर ऑफ द वेस्ट नामी हेलीकॉप्टर्स या अटैक हेलीकॉप्टर्स का स्क्वाड्रन भी, यानी फिर ये मुकम्मल तौर पे 5 या 6 स्क्वाड्रन है जो कि इसराइल इस एयरबेस से ऑपरेट करता है। उस पे जो है वो यमनी हौसियों ने हमला किया। अब अगर सुबह की बात करें तो आज सुबह माल्टा के नज़दीक एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया गया जिसका ताल्लुक तुर्की से था, माल्टा से ये सफर कर रहा था। यानी फिर एक फ्रीडम फ्लोटिला, एक ऐसा जहाज जिसके ऊपर इमदादी सामान गजा के मजलूमीन के लिए फराहम किया जा रहा था। तुर्की से ताल्लुक रखने वाला ये जहाज था जिसका नाम
अल दमीर बताया जाता है, उसके ऊपर ऑपरेशन किया इसराइली ड्रोन्स ने और उसके नतीजे में उस जहाज पे आग भड़क उठी। जब ये इन ड्रोन्स ने उसको माल्टा के साहिली इलाके के नज़दीक जो है हिट किया है, टारगेट किया है, तो उसके नतीजे में इस फ्रीडम फ्लोटिला के ऊपर आग लगी जिसका नाम अल दमीर बताया जाता है। और उसके बाद उस आग लगने की वजह से जितना भी क्रू था उस जहाज का डिस्ट्रेस कॉल दी माल्टा की कोस्ट गार्ड को, यानी फिर ये माल्टा के नज़दीक इंसिडेंट हुआ है। माल्टा की अगर बात करें तो यूरोपीय एक जजीरा जो कि सिसिली और शुमाली अफ्रीका के दरमियान समझा जाता है, वहाँ पर यह हमला हुआ है एक ऐसी शिप जिसकी इंटेलिजेंस इसराइलियों को मिली थी और फिर इसी रामात डेविड एयरबेस से उड़ने वाले ड्रोन्स ने इस फ्रीडम फ्लोटिला को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक तरफ तो उसमें आग भड़क उठी है और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि इसको इतना नुकसान पहुंचा है कि जो तमाम तर इमदाद इस जहाज पे मौजूद थी उसके साथ अब ये जहाज डूबने की कगार पे पहुंच चुका है, यानी फिर किसी भी लम्हे ये जहाज पानी के अंदर गर्क हो सकता है, समंदर बुर्द हो सकता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो इमदाद जो कि एक तुर्किश जहाज के ज़रिए फ़लस्तीनियों को पहुंचाई जानी थी, जिसके अंदर खाने पीने की अशिया थी, सामान ज़िंदगी था, उसके ऊपर एक शब खून मारा गया था इसराइली ड्रोन की तरफ से। वो इसराइली ड्रोन रामात डेविड एयरबेस से उड़े थे और फिर यमनी हौसियों ने इसका जवाब इस तरह से दिया कि फ़लस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया उस रामात डेविड एयरबेस पे, उसको निशाना बनाया और फिर इस हमले के अंदर जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। हमारी इल्म में है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें बहुत कम तादाद हमारे सब्सक्राइब व्यूअर्स की है, जबकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि हमारी वीडियोज़ देखते हैं जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो काइंडली हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे और हम और अच्छा कॉन्टेंट आपकी खिदमत में पेश करते रहें। अब इसके साथ साथ चलते हैं तो अब जो दूसरी कार्रवाई हुई है यमन से, यानी फिर पिछले 12 घंटों के अंदर 2 कार्रवाइयां हुई। यमनी फौज के तर्जुमान ने जो एक 12 घंटे पहले बयान दिया और फिर उसके बाद जो बयान था वो जुमे के इज्तिमात, यानी फिर यमन के अंदर जुमे के इज्तिमात के बाद जो सबीन स्क्वायर पे मुजाहिरों का सिलसिला होता है, जो कि यमन इस वक्त तकरीबन जो है वो 52-53 हफ्तों से करता आ रहा है, वो आज फिर रहा और उसके अंदर यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से एक दूसरी मिलिट्री कार्रवाई जो कि हैफा पे ही की गई थी उसका जो है अहवाल बयान किया गया, यानी फिर उसका रस्मी बयान या ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई। अब क्या स्टेटमेंट है, ये क्या कार्रवाई हुई है, इसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। द मिसाइल फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरिड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग अ वाइटल इजरायली एनिमी टारगेट इन द ऑक्युपाइड एरिया ऑफ हैफा using a hypersonic ballistic missile and its second such operation within hours. The missile successfully reached its target thanks to Allah and forced millions of settlers to flee into shelters. अब एक कार्रवाई आज ही के दिन हुई जिसका इजहार यमनी फौज के तर्जुमान ने सबीन स्क्वायर में जारी एहतजाज जो कि फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के तौर पे यमनी पिछले 52 या 53 यानी 1 साल से ज़्यादा अरसे से करते आ रहे हैं। जुमे के इज्तिमात के बाद सबीन स्क्वायर एक मुजाहिरे की कैफियत करता है और फिर लाखों की तादाद यानी मिलियंस ऑफ यमनी जो हैं उस इलाके में मौजूद होते हैं और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हैं, एक अपना एहतजाज है जो कि रिकॉर्ड कराते हैं। तो वहाँ पर अब ये जो दूसरा बयान सामने आया वो बयान ये था कि एक और कार्रवाई चंद घंटों के अंदर यमन की तरफ से की गई जिसके अंदर एक और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यानी फिर एक दफ़ा फ़लस्तीन 2 का इस्तेमाल किया गया और ये कार्रवाई भी हैफा के नज़दीक मिलिट्री टारगेट उसके ऊपर की गई। यानी फिर ये जो टारगेट था ये उस रामात डेविड एयरबेस के अलावा कोई और इस्राइल आर्मी का मिलिट्री टारगेट था जिसके ऊपर ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। और इस बयान में भी इस बात को वाज़ेह निशानदही की जा रही है कि ये दूसरा हमला भी तमाम इसराइली एयर डिफेंस की लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए हैफा तक पहुंचने में कामयाब हुआ है और अपने अहदाफ हासिल करने में भी कामयाब हुआ है। तो पिछले 12 घंटों के अंदर 2 कार्रवाइयां इसराइल के ऊपर यमन की तरफ से की गई हैं और जिसमें एक तरफ तो रामात डेविड एयरबेस को निशाना बनाया है, इसके साथ साथ दूसरे हमले में हैफा के नजदीक मिलिट्री टारगेटों को निशाना बनाया। और उसकी खास बात यह थी कि जब यह हमला हुआ और इसराइल में सायरेंस बजने का एक सिलसिला शुरू हुआ और इसराइली फिर लाखों की तादाद में उन शेल्टर होम जो कि उन्होंने अपने हिफाजत के लिए बनाए रखे हैं, अपनी जान बचाने के लिए बनाए रखे हैं,
उसकी तरफ भागे हैं। एक भगदड़ का समा फिर इसराइल में मच गया। हैफा के लाखों लोग जो है अपनी जानें बचाने के लिए शेल्टर होम्स की तरफ जो है वो भागना शुरू हो गए। तो ये वो इस वक्त खौफ है जो कि इसराइलियों के दिल में यमनी रोजाना की बुनियादों पे बिठाते जा रहे हैं। रोजाना एक तरफ बहरा अहमर, इसके साथ साथ बहरा अरब में और इसराइल में हमले किए जाते रहे हैं, उसका सिलसिला भी जारी है। और इसी तरह के हमले के अंदर जो खौफ है वो इसराइलियों में इतना ज़्यादा बैठता जा रहा है कि उनको नहीं पता होता कि कब कोई यमनी मिसाइल या यमनी ड्रोन इसराइल के तमाम एयर डिफेंस लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए इसराइल में दाखिल होगा और फिर अगले लम्हे इसराइलियों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो जाएगा। तो ये वो खौफ है जो कि एक छोटी सी ताकत यमन के हौसियों ने इसराइलियों के दिल में बिठा दी है। अब अगर बात करते चले उस फ्रीडम फ्लोटीला की जो उसको माल्टा के नज़दीक इसराइली ड्रोन्स ने टारगेट किया, और अब वो उस कैफियत में है कि एक तरफ तो उसमें आग भड़क उठी थी और ये भी खतरा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले वक्तों में ये जहाज जो कि अल दमीर नामी तुर्किश जहाज है, माल्टा के पानियों के नजदीक समंदर बुर्द होने की कगार पे आ चुका है या कैफियत में आ चुका है। यानी आने वाले चंद घंटों में अगर इसको रेस्क्यू नहीं किया जाता तो ये जहाज माल्टा के नजदीक ही समंदर की इस गहराइयों में गर्क हो सकता है, डूब सकता है। अब इसके ऊपर जो इंटरनेशनल वायलेशन सामने आई है, टारगेटिंग अ शिप कैरिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा स्ट्राइविंग पॉपुलेशन इन इंटरनेशनल वाटर इज अ ग्रीव वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंक्लूडिंग द लॉज ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैरीटाइम लॉ. But beyond the legal breach, it conveys a deeper message. That decade of international inaction in the face of Israel's ongoing crime have entrenched its leadership a sense of impunity, not only in its treatment of Palestinians, but in its willingness to defy the rules that govern the international community as a whole. अब इसको कैफियत ये है कि जो बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार हैं इस हमले को जो कि इंटरनेशनल पानियों में यानी फिर इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर दाखिल होने के बाद इसराइली ड्रोन्स ने किया है, ये एक तरफ तो ये चीज़ वाज़े कर रहा है कि इस वक्त इसराइल जिसके ज़राइम पे दुनिया दहाइयों से पर्दे डालते आ रही है, और अब जो इसराइल की लीडरशिप है उसने ये समझना शुरू कर दिया है कि वो कुछ भी करता रहे, यानी दुनिया का के अंदर कोई भी गदर मचाता रहे उसके ऊपर उसकी किसी भी तरह से पकड़ाई नहीं होगी। और इसका मुशाहिदा पहले भी किया जा चुका है कि इस वक्त इसराइल के जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, उसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी हुए, कई महीने गुजरने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। तो इस वक्त ये कैफियत है, इसराइली जो रहनुमा या इसराइली जो लीडर्स हैं वो ये समझते हैं कि हम दुनिया में किसी भी किस्म का बवाल मचाते रहें, किसी भी किस्म की दहशतगर्दी करते रहें, चाहे फिर वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करने के बाद यानी फिर उन तमाम इलाकों में जहां पे इंटरनेशनल लॉज अप्लाई होते हैं वहां भी किया जाए तो हमारी कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। और यही वो रवैया है जो कि इस वक्त आलमी दुनिया ने अपनाया हुआ है कि इसराइल चाहे जो भी कुछ करता रहे उसको जो है वो किसी भी किस्म की रोक टोक का सिलसिला उस पर नहीं लगाया जाता। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से ये सामने आया एक बड़ा दिलखराश वाक़या, जिसके अंदर ऐसी इमदाद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड जो कि आलमी इदारों की तरफ से जा रही थी गजा के लिए, जिसको एक तुर्किश जहाज लेके जा रहा था, उस जहाज को टारगेट किया माल्टा के नज़दीक, माल्टा के साहिली इलाके के नज़दीक, और उसके नतीजे में उस जहाज में मौजूद जो अमला है उसकी जाने भी खतरे में, यानी फिर उस जहाज पे आग भड़क उठी है। और अब कैफियत ये है कि वो जहाज डूबने की नहज पर पहुंच चुका है, यानी अगर उसको रेस्क्यू नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में वो जहाज डूब जाएगा। तो ये वो इसराइल का भयानक चेहरा है जो कि दुनिया के सामने तो आ चुका है, लेकिन दुनिया उस पर मुकम्मल तौर पे खामोशी अपना रही है, इग्नोरेंस है। और इसराइल के जो तमाम जराइम हैं, चाहे वो जंगी जराइम हो, जो कि इस वक्त ये जो काम इस वक्त इसराइल ने किया है ये भी जंगी जराइम के ही जुमरे में आता है कि इंटरनेशनल पानियों में जाके एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया जो कि फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेके जा रहा था, और फिर उस पर किसी भी किस्म की कोई जवाबदेही इसराइल से अगर की जाए तो उसके ऊपर एंटी सेमिटिज्म का लेबल लगा दिया जाता है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर Facebook पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर करते जाइएगा। एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ आपकी खिदमत में आपका ये मेज़बान फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।